गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल में बताया था, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब बताया था। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया, ठीक है, कूलम्स लॉ कैसे कैसे डिपेंड करता है डिफरेंट मीडियम या और सब चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है, और उसके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स कराए थे। काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिर हमने जो है स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है। फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है उसको हमने पढ़ाया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में है ये सब। और इसके बाद इसमें हमने फाइनाइट लेंथ रॉड की वजह से उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये सब हमने कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट वायर या थ्रेड या इनफाइनाइट रॉड की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको भी हमने फाइंड किया हुआ है, 2k λ/r λ/2π एप्सिलॉन r इम्पॉर्टेंट है, वो सब हमने करा दिया है। फिर हमने फाइनाइट लेंथ वायर या रॉड की वजह से किसी एक रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके लिए हमने दो कंपोनेंट फाइंड किए थे, EX और EY फाइंड किया था, और उसको फिर स्क्वायर करके अंडर रूट करके ऐड करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। उसको भी आप देख लेंगे, वो जनरल फार्मूला है, वो कहीं भी अप्लीकेबल है, किसी भी केस में अप्लीकेबल है। इनफाइनाइट रॉड के लिए भी है, फाइनाइट रॉड के लिए, ठीक है, सबके लिए वो जनरल फार्मूला है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखेंगे, ठीक है। उसी सीरीज को आगे करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रिंग की वजह से कैसे वेरी करता है, कैसे फाइंड करते हैं, एक्सियल पोजीशन पे या सेंटर पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं। आज वही यहाँ पे हम सीखेंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स आप देखें, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे स्टेप्स, वही सब कुछ यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो है सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, ठीक है। सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा उसको आज यहाँ पे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है, किस पे हम फाइंड करेंगे, एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करेंगे। फिर से वही बात आई, क्या ये पॉइंट चार्ज है, नहीं। क्या ये डिस्क्रीट चार्ज है, नहीं। तो फिर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने बताया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, डिफरेंशियल चार्ज लेते हैं, उसकी वजह से उसको हम एज्यूम करते हैं वो इतना छोटा होता है, इतना कम होता है, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और फिर हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो होता है उसको लिखते हैं, और फिर उसको थ्रू आउट द बॉडी क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, ये हमने डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया है, और ये इसका जो लेंथ है वो dl है, और इस पे जो चार्ज है, क्योंकि ये डिफरेंशियल एलिमेंट है तो dq चार्ज है, ठीक है। अब इस dq चार्ज से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमको लिखना है। तो आप सोचो, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट P पे जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, DEP, ठीक है, इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। मान लीजिए ये कोई एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये DEP होगा, किसकी वजह से, ये डिफरेंशियल चार्ज की वजह से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से उसी तरह से, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उसको आप रेफर करेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। सब कुछ वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस वी टेक a differential element at which charge will be dq and that is equal to lambda into dl। अगर यहाँ पे ये आपको गिवन है
कि लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी डेंसिटी है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये भी लीनियर है, रिंग है, तो ये भी आपका वन डायमेंशनल बॉडी ही है, वन डायमेंशनल बॉडी है, 2D इसमें नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ भी हम लैम्डा यूज कर सकते हैं, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब डी क्यू इक्वल टू लैम्डा DL आ गया, ये आप इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप देखेंगे। तो डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है, हमें क्यू के फार्मूले आना है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द डिफरेंशियल चार्ज dq, क्या होगा, उसको हम DEP रखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, dq से डिस्टेंस कितना भाई, √r² प्लस x²। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है, kq/r² होता है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, kq/r², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो दिस बिकम्स k dq डिवाइड बाई r² प्लस x²। अच्छे से देख लें, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंशियल चार्ज हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट रखेंगे, क्योंकि ये तो डिफरेंशियल चार्ज की वजह से है। अब कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जो होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो चलिए पहले उसको चेक करते हैं। मिटा दें इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये DEP इस DL एलिमेंट की वजह से, DQ चार्ज की वजह से है। इसका 2 कंपोनेंट आएगा, आप अच्छे से देखिए यहाँ पे, इसका 2 कंपोनेंट आएगा, एक इसके लॉन्ग आएगा, वो आएगा DEP cos थीटा, और एक इसके लॉन्ग आएगा, वो आएगा DEP sin थीटा। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला? ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो एक DEP cos थीटा होगा, एक DEP sin थीटा होगा। सिमिलरली सिमेट्रिकली यहाँ पे भी हम एक एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली उतना ही यहाँ भी है जितना यहाँ पे है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ऐसे रिंग में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होंगे, जिनका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है साइन थीटा कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे अब हम करने वाले हैं। DEP साइन थीटा कंपोनेंट गेट्स कैंसिल्ड आउट and DEP cos theta gets added up। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, क्लियर हो गया, ये ऐड हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज क्या होगा, EP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DEP cos थीटा। अच्छे से आप देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। DEP cos थीटा एंड दिस बिकम्स K DQ बाई R² प्लस X² इंटू cos थीटा। देखो यहाँ से क्या होगा भाई, cos थीटा होगा यहाँ पे x डिवाइड बाई R² प्लस X² होल की पावर 1/2। आप ध्यान से देखें, क्या यही होगा, cos थीटा की वैल्यू यही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप रखेंगे x डिवाइड बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। ये आ गया एक्सप्रेशन। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब इसको देखो और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो EP आ जाएगा, आप ध्यान से देखें, EP जो आएगा वो आ जाएगा KX डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 हो जाएगा। आप ध्यान से देखें, 3/2 हो जाएगा ना, KQ और इंटीग्रेशन क्या, DQ, 0 to Q। भाई चार्ज रिंग पे कितना टोटल Q है, तो अब ये बताओ ये कितना आ जाएगा। EP आ जाएगा KQX डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट एन एक्सियल पोजिशन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट एन एक्सियल पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है EP इज इक्वल टू KQX डिवाइड बाई KQX डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये फार्मूला आपका बन के आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, आप देख लें इसको अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट एन एक्सियल पोजिशन एज, एक्सियल पोजिशन मीन्स एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, KQX डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। अब इस फार्मूले का एनालिसिस इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि IIT में भी क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, JEE मेंस में भी आ चुका है, रिपीट होता रहता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया, EP दिस इज KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू एक्स आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये इसका सेंटर है C, सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सेंटर से ही डिस्टेंस x है तो सेंटर पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एट सेंटर ऑफ द रिंग x इज इक्वल टू 0, सो EC इज इक्वल टू 0। मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होती है, 0 होती है। और एक्सियल पोजीशन पे आपने देख लिया KQX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 होता है। तो आप इसको देख लें। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो अब हम फाइंड करने वाले हैं। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी और उसका फिर हम ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे फिर हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगी या मिनिमम कहाँ पे होगी। क्लियर हो गया? चलिए इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, व्हाट इज द, क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे इसको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम करना है, उसके लिए x की क्या पोजीशन होना चाहिए, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो अब हम वही करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है। आप 12th में आ गए हैं, 11th की क्लास आप मेरी अटेंड करेंगे तो वहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ाते हैं। वहाँ पे आता है आपका एक कॉन्सेप्ट है, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है,
नीट वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको समझेंगे और समझ में आएगा, गारंटी मेरी है, ठीक है। आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। देखो, मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कितनी होगी, वो सब मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट में करते हैं। वही यहाँ भी हमें करना है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हो, उसके लिए एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये फाइंड करना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज के लिए कंडीशन होती है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उससे ये पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे हो, उसको जीरो कर देंगे, उससे पॉइंट्स मिल जाएंगे, हमारे एक्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे। और दोबारा जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो दोबारा जब सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहाँ पे हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है या मिनिमम है, जो सारे पॉइंट्स आए हैं। उसके लिए हम सारे पॉइंट्स को रख के चेक करते हैं। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आ गया किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमा होगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमा होगा। और अगर लेस देन जीरो हो गया तो मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर बोला है मैक्सिमम होगा, इसका मतलब हमें वो चेक करने की, सेकंड स्टेप चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम फर्स्ट स्टेप को ही एक बार डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और वहाँ से हमें पता लग जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे कि एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके लिए देखो क्या होगा, उसके लिए फॉर E टेंस टू E मैक्सिमम, इसके लिए DE बाई DX क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। देखते हैं कितने लोगों को डिफरेंशिएशन आता है। यहाँ पे आप U बाई वी मेथड अप्लाई कर सकते हो। x यहाँ है, x यहाँ है, U बाई वी मेथड आप अप्लाई कर दो। d dx ऑफ U बाई वी क्या होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ये होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर। मैं फार्मूला भी आपको लिख दे रहा हूँ, ये फार्मूला होता है, और यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो आप देखो, मैं कर रहा हूँ इसको, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, के क्यू कॉमन है, के क्यू कॉमन ले लो, ये वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस के क्यू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 एंड दिस इक्वेटेड टू 0। आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देख, जो कॉमन है वो उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। के क्यू दोनों में कॉमन है, तो के क्यू जाके उधर क्या होगा, जीरो कर देगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ, 1 हो गया, तो यही बच गया। के क्यू एक्स यहाँ पे है, डी डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ जी एक्स टाइप का, एफ ऑफ जी एक्स पावर एन है, उस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। दिखाई दे रहा सभी को, क्लियर है? चलिए इसको मिटा दें, ठीक, यही हमें नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करना है। चलिए यहाँ पे इसको मिटा के हम यहाँ पे कर देते हैं, इसे डायग्राम मिटा देते हैं। डायग्राम की कोई उतनी रिक्वायरमेंट अब है नहीं, डायग्राम पूरा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डी एक्स ऑफ यू बाई वी वाला मेथड अप्लाई किया है। अब इसको देखो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऊपर आप इसको देखो, डी ई पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, के क्यू उधर जाके कैंसिल हो गया, जीरो कर दिया। इधर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस ऑफ एक्स
इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन भाई, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3/2 इंटू इसकी पावर -1 करोगे तो क्या बचेगा 1/2, तो r² प्लस x² होल पावर 1/2 बचेगा। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, इंटू फिर x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, बाकी ये वाला जाके इधर 0 कर देगा, इसके हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इधर जाके ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों में r² प्लस x² पावर 1/2 कॉमन है, ले लिया हमने कॉमन, ये हमने ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ बचा केवल r² प्लस x² बचा, यही बचेगा, इसकी पावर 1 मतलब यही बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो कॉमन हो गया 3x इंटू एक्स माइनस 3x² बचा। आप ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें इसको, यही बचेगा हमारा। अब आप ध्यान से देखो r² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। आप इसको अच्छे से देखें, यही आएगा वो पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, वही ये वैल्यू होगी। क्लियर हो गया, जब x की वैल्यू माइनस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में मैक्सिमम होगी, और जब प्लस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में मैक्सिमम होगी। क्लियर हो गया, अब उसका हम ग्राफ भी ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। ये एक टाइप का ऑसिलेटिंग टाइप का कर्व है, ऑसिलेटिंग टाइप का कर्व है। ठीक है, कैसे अभी हम दिखाते हैं आपको। ऑसिलेटिंग टाइप का कर्व है, यहाँ पे देखो ये अपना नेचर चेंज करता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखा आपने, ये आया KQ डिवाइड बाई r² प्लस x² होल पावर 3/2। अब आप ध्यान से देखो, x की पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, कोई वैल्यू दो, यहाँ से नेगेटिव कभी नहीं आने वाला है, पॉजिटिव ही आएगा। तो नेगेटिव जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, x की वजह से आएगा। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। दैट ग्राफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है, ये ग्राफ भी पूछा गया है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फार्मूला इसका। ठीक है, देखिए ये ग्राफ है, ग्राफ को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखो, जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और जब x की वैल्यू r/√2 है, r/√2 यहाँ पे है, तो ये कुछ इस तरह से मैक्सिमाइज हो गया है, फिर इस तरह से आएगा। क्लियर हो गया। और उसके बाद जब x की वैल्यू माइनस r/√2 है, तो फिर वो क्या होगा, फिर से वो इस तरह से होगा। ये माइनस r/√2 है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी प्लस r/√2 है। आप ध्यान से देखें, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू है। जब प्लस r/√2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ये है, और जब माइनस r/√2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये नीचे की तरफ है, इस तरह से। क्लियर हो गया। आप अच्छे से देख लें, ग्राफ ये ऑसिलेटिंग टाइप का ग्राफ, साइनसोइडल टाइप का ग्राफ आपको दिख रहा होगा। इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे प्लस r/√2 जब आप रखेंगे, यहाँ पे r/√2 रखेंगे तो ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आएगी। जब माइनस r/√2 रखेंगे तो ये वैल्यू पूरी नेगेटिव आएगी। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, बट मैक्सिमम आएगी। क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेगेटिव में भी मैग्नीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी दोनों केस में। ठीक है, ई मैक्स है, ई क्या है, मैक्सिमम है। तो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं, आपको समझ में आ गया। ये वैल्यू होगी और x की ये वैल्यू होगी। ये आपको जेई में पूछा है, मेंस में, एडवांस में और नीट में पूछा है। इम्पॉर्टेंट है भाई,
कि ये कहाँ पे होगा, कितना होगा, वो वैल्यू सब पूछी गई हैं, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो सर्कुलर आर्क की वजह से करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।